नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। एक नौकरी पेशा आदमी होने की वजह से मैं रोज़ तो वीडियो बना नहीं पाता, इसलिए अपना काम ख़त्म होने के बाद जब कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है तो 8 साढ़े 8 बजे रात को मैं अपने जाते जाते जब ऑफिस से निकलता हूँ तो उसके 5 मिनट पहले मैं वीडियो बना के अपनी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों से बांटता हूँ। आज जिस घटना के संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उस घटना है नीतीश कुमार का बार बार पलटना और अन्य पार्टी दलों का बार बार उनको लपकना और राष्ट्रवादियों का ढुलमुल रवैया। तो बहनों और भाइयों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ नीतीश कुमार के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। 1996 में इन्होंने समता पार्टी बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर। ये पहले जनता दल के आदमी थे जो 1988 में कांग्रेस से बगावत करके रक्षा मंत्री के तौर पे इस्तीफ़ा देकर बीपी सिंह ने जो एक नई पार्टी बनाई थी। तो 1996 में ये समता पार्टी बनाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ और एनडीए के गठबंधन की जब सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर में भी अपॉइंट होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं। और ये सिलसिला चलता है 1999 से लेकर 2013 तक, लगभग 13-14 साल तक। फिर 2013 में 2003 में जब लालू प्रसाद यादव शरद यादव का साथ छोड़ के जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन करते हैं तो नीतीश कुमार भी 2003 में जो है समता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलय कर देते हैं और जनता दल यूनाइटेड नाम की नई पार्टी बनाते हैं। फिर उसमें केसी त्यागी जी, शरद यादव, तमाम लोग रहते हैं और 2005 के बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बनाए बनते हैं एनडीए के गठबंधन और सहयोग से। ये सिलसिला चलता है बहनों और भाइयों 2013 तक। जैसे ही इनको ज्ञात होता है कि एनडीए के संयोजक दलों ने विशेषकर राजनाथ सिंह जब उस समय के बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष थे, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं और मोदी जी से इनकी चिढ़ इतनी भयानक थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनके घोषित होते ही ये एनडीए से नरेंद्र मोदी जी की सांप्रदायिक छवि की वजह से अलग हो जाते हैं। बहाना रहता है नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक छवि के हैं और उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी इनको नागवार गुजरता है तो एनडीए से बाहर चले जाते हैं और फिर ये सरकार बनाते हैं। 2015 में भी ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलके फिर से सरकार बनाते हैं। 2017 आते आते ये आरजेडी के साथ फिर बगावत करते हैं और एक बार फिर पलटी मारते हैं और इस बार पलटी मारते हैं कि सांप्रदायिकता के बुरके तले करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये पलटी मार के फिर बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं और बीजेपी फिर उनको अपने गोद में बैठा लेती है, बिहार में सत्ता स्थापित करती है। ये सिलसिला चलता है 2022 तक। 2022 में ये फिर पलटू राम जो हैं ये एक बार फिर पलटी मारते हैं और इस बार पलटी मारते हैं तो ये सीधा इनका ये चार्ज लगाते हैं कि हमारी पार्टी को बीजेपी तोड़ने की साजिश रच रही है,
इसलिए हम अच्छा बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था वो बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर लड़ा था, और 2022 में अपनी पार्टी को तोड़ने की साजिश के आरोप लगा के, और जब तक ये शरीर मट्टी नहीं हो जाता तब तक अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ नाता तोड़ दिया, और 2022 में तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने फिर बिहार में सरकार बनाई। और आज का घटनाक्रम तो आपको याद ही है कि पलटू राम ने फिर पलटी मारी, नीतीश कुमार जी ने फिर पलटी मारी, और 28 जनवरी 2024 आते आते ये तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी के समर्थन से फिर सरकार में आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, और तेजस्वी यादव को उन्होंने फिर से धोखा दे दिया, और बीजेपी वालों ने इन्हें फिर से लपक लिया, जिनके एक एक से मठाधीश बीजेपी वाले ये कहा करते थे कि हम थुक्के चाटने नहीं जाएंगे, अब जीते जी जो है नीतीश कुमार का भरोसा कभी नहीं करेंगे, और वो फिर नीतीश कुमार का भरोसा करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी मजबूरी क्या है मालूम है? उनकी मजबूरी ये है कि वो अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में पहले भोजपुरी की एक कहावत बता दूं कि मोटान खसी लकड़ी चबाए। जब कोई पार्टी आदर्शवाद की मर्यादा की बातें करने लगती है और धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर रखी उचारी, जब आफतकाल में या जब उसको भुनाने का मौका रहता है, जब कोई अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब धीरज धर्म आदर्श मर्यादा तब तौला जाता है, और जब आदर्शों से समझौता करने का समय आता है तो उस समय आदर्शवादी आदमी संभावनाओं को ठोकर मार के आदर्शों को चुनता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 17 अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी AIIDMK जयललिता की पार्टी ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से अपने आप को बचाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से समर्थन वापसी की धमकी दी। अटल बिहारी वाजपेयी टालते रहे तो उन्होंने जयललिता ने उनकी सरकार का लो कॉन्फिडेंस मोशन में डाल दिया, अल्पमत में कर दिया। वो ऐतिहासिक भाषण, हम लोग युवा थे, नई नई उम्र थी हम लोगों की, इस पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा सुना हुआ भाषण है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अनैतिकता के माध्यम से अगर सरकार मिलती भी है, अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता भी हूँ, सत्ता मिलती भी है, तो मैं उसे चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। ये उन्हीं आदर्शों को मानने वाली पार्टी है, और इसके समर्थक भी जो है ना, आंख बंद करके अभी भी इनके ये जो महामानव हैं, इनके द्वारा जो रचित इतिहास है और जो मील के पत्थर हैं, उसके ऊपर आस्था रखती है, तभी इनसे जुड़ी हुई है। उसी ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता तो बड़े आसानी से इनकेन प्रकेंड सत्ता में बने रह सकता था और समर्थन खरीद सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब आदर्शों को तोड़ने का समय आया, जब आदर्शों को आजमाने का समय आया, तो हमने किसे चुना, ये इतिहास बनेगा, ये छवि बनेगी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनका कहना था सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। और हमने क्या किया?
मैं एक बात पूछता हूँ, जो भी बीजेपी के वर्तमान रणनीतिकार हैं, क्या उनको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महामानव, जो मार्च 1998 से लेकर मई 2004 तक हमारे देश के एक गौरवान्वित प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आदर्श और मर्यादा की बड़ी बड़ी रेखाएं खींची, मिसाल कायम किए, जिन्होंने नदी सेतु योजना, चीर स्मरणीय हिंदुस्तान के गांव-गांव की तकदीर बदल दी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, मिड डे मील की व्यवस्था, बहुप्रतीक्षित और सबसे श्रद्धा और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज और सबसे ज़्यादा जो है तारीफ़ के काबिल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उन किसानों के लिए जिन किसानों को लोग 10 रुपया भी देते थे तो 10% 20% ब्याज वसूलते थे, नहीं तो उनका खेत ही गिरवी रख लेते थे, और ज़िंदगी भर अपने खेत में मधुआ मजदूर बन के काम करते थे। उनको 1 रुपया कोई नहीं देता था, ना बैंक देती थी, और सूदखोर तो बैठे ही थे उनके फसलों पर और उनकी ज़मीनों पर गिद्ध दृष्टि डाल के। सबसे ऐतिहासिक योजना, सबसे सराहनीय योजना, सबसे पूजनीय योजना किसान क्रेडिट कार्ड। बच्चों को लोग 4 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए मजदूरी में ढकेल देते थे, सर्व शिक्षा अभियान भी उन्होंने ही चालू करवाया। बच्चे खाने के लालच में आए, स्कूल जाके मास्टर लोग जाके गांव-गांव में सबको प्रेरित करें, इसके लिए उन्होंने योजना चालू किया, एक अच्छा खासा बजट दिया। जब बच्चों के खाने का सुनिश्चित हुआ और भोजन की व्यवस्था हुई, तो बच्चे भोजन के लालच में स्कूल जाने लगे, क्योंकि स्कूल ही ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा मिलती है, और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे दरिद्री दूर होती है। एक जागरूक देशवासी, एक जागरूक नागरिक ही अपना और देश का उत्थान कर सकता है, निरीक्षण नहीं कर सकता। हमने क्या किया? अच्छा, इतने महान प्रधानमंत्री और इतने महान कार्यों के बावजूद भी केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी के दूरंदेशी की अभाव की वजह से और अपना चेहरा चमकाने की जिद की वजह से, अपने आप को आगे करने की जिद की वजह से, और बैंकों के ब्याज दर में कटौती की वजह से, ये कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ हुई कि जो सैकड़ों सालों से राष्ट्रवाद की एक देश में लहर जागी थी, पापी अत्याचारी दरिंदे सरकारों के खिलाफ जो इतनी बड़ी जनता एकजुट हुई थी, इस जो राष्ट्रवाद की भावना ने सारे देश को जाति धर्म से ऊपर उठ के एक धागे में पिरोया था, इतनी अच्छी लहर होते हुए भी राष्ट्रवादी सरकार हार गई। सत्ता फिर उन्हीं तुष्टीकरण, और इस देश पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, जाति धर्म में बांटने वालों के लोगों के हाथ में, और घोर 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 पक्षपाती और घोर भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता आ गई। मोदी जी, अमित शाह जी, क्या हम वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं? क्या हम वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं? गिनाऊं? गिनाता हूँ, देखिए। बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। विधानसभा चुनाव जीतने के महीना भर 15 दिन के बाद तक आप मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के विधायक लोग इतने जुझारू ना होते, इतने जागरूक ना होते, तो आज कोई वहाँ पे कठपुतली बैठा होता। मोदी जी, आज आपके साथ अगर किसी का तुलना होता है, अगर आज आपके साथ किसी की टक्कर होती है, आपके कद काठी प्रतिष्ठा को अगर किसी के साथ मापा जाता है, तो वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी जी हैं। महान प्रशासक, महान प्रशासकीय समझ रखने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने अपनी हस्ती इतनी ऊंची कर ली है कि आपके 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 समतुल्य वो गिने जाते हैं, भावी प्रधानमंत्री के तौर पे गिने जाते हैं।
जहाँ जहाँ भी आप लोगों का बस चला, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आपने किया। महाराष्ट्र में जब शिवसेना में असंतोष फैलने लगा, 2020-21 के आसपास की बात है, जब असंतोष फैलने लगा और जब सारी शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आपके पास शरणागत हो गई हिंदू स्वराज के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण से আহিत होके, वसूली से আহিत होके और आतंकवादियों के समर्थक सरकार से আহিत होके, नोच खसोट से আহিत होके 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। 100 से अधिक आपको सीटें उस आदमी ने दिलाया। आपने क्या किया? मास्टर स्ट्रोक खेलने के चक्कर में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और उनको उन्हीं के नीचे डिप्टी सीएम बना दिया। मोदी जी, आप बहुत अच्छे प्रशासक हो और आपको अच्छी समझ है, क्यों ना आपको प्रधानमंत्री के 2024 में प्रधानमंत्री से पद से हटा के गृह मंत्री के तौर पर बैठा दिया जाए। आप तो वहाँ बहुत अच्छा काम कर लोगे। लेकिन ये आपको गंवारा नहीं होगा। इसलिए गंवारा नहीं होगा कि लोग भगत सिंह को तो पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं पसंद करते कि भगत सिंह उनके घर में पैदा हो। लोग घोड़े पे चढ़ के गधे पे चढ़ना पसंद नहीं करेंगे, खच्चर पे चढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग सुप्रीमो हो, तो आपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से हटा के घोड़े से हटा के खच्चर पे बैठा दिया। मुख्यमंत्री 5 साल का था वो आदमी, उससे हटा के उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। वो 4 आदमी के बीच में आएगा, स्वाभिमानी आदमी है, जुझारू आदमी है, लेकिन उसकी आंखें बताती हैं कि लोगों के इस प्रश्नवाचक सवालों से, इस प्रश्नवाचक आंखों से वो अपने आप को बचाने की खींच में हमेशा लगा रहता है। उसके अंदर जो है ये द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा, ये खींच उसके अंदर हमेशा रहेगी, ये उसके मनोबल को तोड़ेगी, इसके स्वाभिमान को आहत पहुंचाएगी। और देख लेना, महाराष्ट्र में चाहे जितनी भी विधानसभा में सीटें आएँ, जब भी बीजेपी का आप मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे, यही एकनाथ शिंदे आपके रास्ते के सबसे बड़े रोड़ा साबित होंगे। क्यों? क्योंकि वो आदमी सादा रोटी सब्जी खाने के लिए आपके साथ जो है किसी भी शर्त पे जुड़ रहा था और आपने उसके मुंह में खून लगा दिया। आपने क्या किया कर्नाटक में? जीती हुई बाजी थी, एकदम जीती हुई बाजी थी। 2018 से लेकर 21 तक आपने येदियुरप्पा को, जो वहाँ के स्थानीय सबसे मजबूत प्रतिनिधित्व करते थे पार्टी का, सबसे मजबूत नेतृत्व था वहाँ का, कर्नाटक का सबसे शक्तिशाली नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे। आपने क्या किया? 2021 में उनको हटा के बासोराज बोम्मई को बैठा के मास्टर स्ट्रोक खेला। उसकी परिणति क्या हुई? 2023 में हम ठन गोपाल हो गए, वापस उसी अत्याचारी कांग्रेस के हाथों में सत्ता चली गई, आपकी इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से। स्थानीय तौर पे सबसे प्रखर नेता को, सबसे सशक्त नेतृत्व को आपने साइडलाइन कर दिया। गोवा में भी यही हरकत आपने की थी, लेकिन जब गोवा की सत्ता हाथ से जाने लगी तो कुछ विवेक जागृत हुआ और मनोहर पर्रिकर को आपने वापस भेजा, तब जाके गोवा की सरकार बची। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? आप मास्टर स्ट्रोक, आप मैजिकल प्रधानमंत्री हैं, तो मैजिकल प्रधानमंत्री आप हिमाचल प्रदेश के लिए भी तो थे, क्यों हार गई सीट? प्रधानमंत्री तो आप कर्नाटक के लिए भी थे, बीजेपी क्यों हार गई?
राजस्थान में मैजिकल प्रधानमंत्री मास्टर स्ट्रोक आपका वहाँ भी चलना चाहिए था। वहाँ पे रीति रिवाज के हिसाब से एक पार्टी हटी तो मुश्किल से हम वहाँ पे बहुमत प्राप्त कर पाए। जहाँ पे एक प्रखर नेता था, लोकप्रिय नेता था मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, 225 में से 165 सीटें अगर आपके मैजिक से आई तो आपका मैजिक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में नहीं चला, बाकी जगहों पे नहीं चला। जहाँ पे स्थानीय तौर पे कोई लोकप्रिय नेता रहता है वहीं कैसे चलता है। 225 में से 165 सीट लाने के बावजूद आपसे ज़्यादा उम्र का वो आदमी नहीं है, 75 साल की जो है बीते हुए उम्र का वो आदमी नहीं है। आज भी औरतें, बच्चे और लड़कियां देख के उनके गले लग जाती हैं। आज भी श्रद्धा है उनके बारे में, आज भी लोग उनको देखते हैं तो झुकते हैं, आज भी औरतें और लड़कियां उनको देखती हैं तो रोने लगती हैं। आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उनको साइड कर दिया और किसी एक दबे छिपे चेहरे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या होगा? इससे 165 सीट आपको जिताने वाली जनता खुश होगी और 165 सीट अपनी मेहनत से लाने वाला वो स्थानीय नेता खुश होगा। अंग्रेजी में कहावत है, ए प्रीचर इज कॉट रेड हैंडेड इन ए प्रोस्टिट्यूट, कि एक शिक्षक को वेश्या के घर से निकलते देखा गया। आप हर प्रवक्ता सही मायने में किसी को जवाब देने लायक नहीं रह गया जब आपने नीतीश की सरकार को इतना धोखा खाने के बावजूद भी समर्थन दिया, ये जानते बूझते हुए भी कि वो फिर धोखा देगा। वो भले कुछ भी बोले, लेकिन हम जैसे लोग जवाब देने के लायक नहीं रह गए। ये बेवकूफ़ी है। इससे सहानुभूति की लहर तेजस्वी यादव को मिलेगी। सीधी सी बात है, आप एक तरफ आदर्श की बात करते हैं, एक तरफ नवाब मलिक जैसे लोगों को लेने की बात करते हैं, जिसका घोर विरोध है। देवेंद्र फडणवीस अगर नहीं किया होता तो आपने तो ले भी थे। आप तो पार्टी को दागदार बना ही चुके थे। वो भ्रष्टाचारी जो सालों से जेल के अंदर है, उसके साथ मिलकर आप सरकार उसको अपनी सरकार में ले रहे थे। अजीत पवार जिसकी 950 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया और उम्मीद करते हो कि जनता आपके इस आदर्श को स्वीकार करेगी। ये बहुत गिरी हुई राजनीति है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। कहीं ऐसे ना हो कि इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से राष्ट्रवाद का वही हश्र हो जो 2004 के बाद हुआ था कि हम जीती हुई बाजी हार जाएं। जय हिंद।